नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 9 मृदा का भाग 2 पढ़ते हैं। भाग 1 में हमने मृदा की परिभाषा वगैरह देखी थी। हम भाग 2 में मृदा परिच्छेदिका मतलब कि मृदा की प्रोफाइल पढ़ते हैं कि भाई मृदा का जो आकार है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी परतें होती हैं इस आधार पर। तो जैसा कि हमने देखा था कि मृदा का निर्माण जो है वो तेज़ गति से चलने वाले हवाओं, तूफान, बारिश, इनसे बड़ी बड़ी चट्टानें टूट कर मृदा का निर्माण करती हैं। तो जब वो जैसे जैसे मृदा जमती जाती है तो वैसे वैसे उसमें अलग अलग प्रकार के पत्थर है या रेत बालू के कण जमते जाते हैं, तो उसमें अलग अलग कण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार एक मृदा की अलग प्रोफाइल बन जाती है कि उसमें किस किस प्रकार के कण हैं या क्या क्या संगठन होता है, ये वाला। तो हम देखते हैं मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल में कि मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मिट्टी जो है वो अलग अलग प्रकार की परतों से बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। अगर हम मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं तो उसमें बाहर से वनस्पतियों का कचरा या मृत जीव जंतु ऐसे कार्बनिक सड़े गले पदार्थ होते हैं। तो ऐसी जो ऊपरी परत होती है जो इसमें सड़े गले जैविक पदार्थ मिले होते हैं वो ह्यूमस कहलाता है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैल मतलब चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है और यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मतलब जैसा कि हमने देखा था कि तेज़ गति से चलने वाली हवाएं, बारिश और जलवायु के परिवर्तन होने से ज़्यादा सर्दियाँ, गर्मियाँ, इन मौसम के परिवर्तन से वो चट्टानें टूटती है और उनके टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है और उनके टूटकर मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रम है, वो अपक्षय कहलाता है। अब किसी मृदा की प्रकृति मतलब कि जिस क्षेत्र की मिट्टी है या जिस क्षेत्र की मृदा है उसकी प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना। अब मिट्टी जिस प्रकार के चट्टान से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसी प्रकार के वो मृदा भी होगी और यह उन वनस्पतियों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती हैं। मतलब कि जैसे मान लो अपन कहीं पे भी कोई गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, या कोई बड़ा कुआं खोदा हुआ है या अपने घरों में भी कोई बड़ा हौद खोदते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे मिट्टी की अलग अलग परतें दिखाई देती। ठीक है ना। सबसे ऊपर छोटे कणों वाली मिट्टी होती है, फिर उसके नीचे बड़े कणों वाली मिट्टी होती है, फिर और नीचे जाए तो और बड़े कण, और नीचे जाए तो पत्थर वगैरह ऐसी चट्टानें आ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे मिट्टी की अलग अलग परतें अपन को दिखाई देती हैं। तो वो परतें जो है वो परिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर काट, अगर हम ऐसे ही मिट्टी के परतों को देखते जाएं इस प्रकार तो हमें मिट्टी की अलग अलग परतें दिखाई देगी, वो परतें परिच्छेदिका कहलाती है। मिट्टी का ऊर्ध्वाधर काट, प्रत्येक परत, अब अपन ने उस गड्ढे में देखा कि हमें मिट्टी की अलग अलग परत दिखाई देती है, तो प्रत्येक परत का गठन मतलब उसमें कणों की संरचना अलग अलग होगी, उसका रंग भी बदलता जाएगा। जैसे ऊपर भूरा रंग है तो नीचे जाते जाते काला होता जाएगा या और रंग बदलता जाएगा। उसकी गहराई मतलब परतों की गहराई भी और बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे पहले ऊपर बलुई मिट्टी है तो उसकी गहराई कम होगी, नीचे मान लो कंकड़ वाली मिट्टी आ गई तो उसकी गहराई और ज़्यादा होगी। तो उसकी गहराई और उसका रासायनिक भी संगठन भी अलग होता है। अब ये जो मिट्टी की अलग अलग परतें दिखती हैं वो कहलाती हैं संस्तर स्थितियाँ। मिट्टी के गड्ढे को अपन देखते हैं तो उसमें जो अलग अलग परतें दिखाई देती हैं वो परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। सबसे ऊपर वाले संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने पहले ही देखा था जैव पदार्थ होते हैं, जैविक कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, इसलिए वो गहरे रंग की होती हैं क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से संबद्ध होती हैं। तो जैसा हमने संस्तर स्थिति यहाँ के बारे में देखा कि जैसे जैसे हम मिट्टी की मृदा की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे हमें मृदा के अलग अलग संस्तर स्थितियाँ दिखती हैं, अलग अलग परतें दिखती हैं। तो ऐसे ही परतें तो बहुत होती हैं जो इनको अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी, डी, ऐसे। तो यहाँ अपन कुछ संस्तर स्थितियाँ देखते हैं और उनके कुछ लक्षण या गुण देखते हैं।
तो जैसे सबसे पहले है कि ह्यूमस, जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, वो मिट्टी को उर्वर बनाती है और पादपों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, यह परत सामान्यतः मृदु मतलब एकदम मुलायम कोमल होती है, सरंध्र मतलब कि इसके कण जो है वो ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं, इसमें हवा पानी आसानी से रह सकता है और जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा या असंस्तर स्थिति कहते हैं। तो हमारी जो मिट्टी जो सबसे ऊपरी परत है वो असंस्तर स्थिति है, जिसमें ह्यूमस, ये सरंध्र होती हैं, जल को धारण करने की क्षमता भी भरपूर होती हैं, जो असंस्तर स्थिति कहलाती है। फिर उसके नीचे फिर और देखें तो ये जो शीर्ष मृदा है, सबसे ऊपरी की मिट्टी है या असंस्तर स्थिति है, ये जो है वो कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास भी प्रदान करती है। ठीक है, रहने के लिए जगह भी देती है और छोटे पादपों की जड़ें जो है वो ज़्यादातर शीर्ष मृदा तक ही सीमित रहती हैं। फिर और अगली परत में जाएं, जो शीर्ष मृदा से नीचे की परत से ह्यूमस, अब नीचे की परत में ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेकिन उसमें खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है। ठीक है ना, तो ये परत जो है घनी मतलब कि इसके कण जो है वो ज़्यादा पास पास होते हैं और थोड़ी कठोर होती है। तो ये इस प्रकार की जो परत है वो विसंस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। फिर और गहराई में जाएं तो सी संस्तर स्थिति आ जाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों मतलब कि एकदम कठोर पत्थर की तरह जैसी होती हैं, ये छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर ही बनी होती हैं। तो इस परत के नीचे आधार शैल होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं, जिसको अपन नॉर्मली फावड़े से नहीं खोद सकते। तो इस तरह ये मृदा के प्रोफाइल में हमने 3 संस्तर स्तर हैं, ए, बी और सी। अब हम देखते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा के कणों के साइज या आमाप के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है, बलुई मृदा, मृण्मय मृदा और दुमटी मृदा। बलुई मृदा में मृदा के कणों का आकार बड़ा होता है, तो ये इसमें बड़े कणों का अनुपात जो है वो ज़्यादा होता है। तो जब बड़े कण होते हैं तो इनके बीच में रिक्त स्थान भी ज़्यादा होता है, मतलब ये आपस में चिपके हुए नहीं रहते हैं, ये इनके बीच में कणों के बीच में जगह ज़्यादा रहती है, तो रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तो जब रिक्त स्थान ज़्यादा है तो इनके बीच में वायु ज़्यादा भरी रहती है। इसका मतलब कि ये जो बलुई मृदा है वो सुवातित होती है, मतलब इसमें वायु की मात्रा ज़्यादा रहती है। लेकिन कणों का आकार बड़ा होने के कारण, इनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होने के कारण यह पानी को अपने अंदर ज़्यादा समय तक रोके नहीं रख सकती, मतलब कि ये जल्दी से सूख जाती है, मतलब पानी जल्दी से सोख लिया जाता है। दूसरी है मृण्मय मृदा, तो इसमें बारीक कणों का अनुपात ज़्यादा होता है, छोटे छोटे कण का अनुपात ज़्यादा होता है और ये कण छोटे होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। तो जुड़े रहेंगे तो इनके बीच में रिक्त स्थान कम हो जाता है। तो रिक्त स्थान कम होगा तो इनके बीच में वायु तो रहेगी नहीं, लेकिन जगह कम होने के कारण यह जल को अपने अंदर आसानी से रोके रख सकती है। तो बारीक कणों का अनुपात ज़्यादा हो गया, कण छोटे छोटे होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण वायु कम होती है, लेकिन जल को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। और जल को रोकने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण ये नमी ज़्यादा सोखे रखती है, तो वजन में भारी होती है। तीसरी है दुमटी मिट्टी या दुमटी मृदा, तो इसमें बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग बराबर होता है। तो जब छोटे और बड़े कणों का अनुपात लगभग बराबर होता है तो ये अपने अंदर जल और वायु दोनों को आसानी से और एक निश्चित समय तक रोके रख सकती है। तो ऐसी मिट्टी जो है वो पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, क्योंकि पादप को एक अंकुरित होने के लिए और उसके पोषण के लिए नमी और वायु दोनों चाहिए होती हैं। और दुमटी मिट्टी जो है वो जल को और वायु को एक निश्चित समय तक अपने पास में रोके रख सकती है, इसलिए दुमटी मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी भी माना जाता है और ये पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। तो ये हो गए अपने मिट्टी के प्रकार, बलुई, मृण्मय और दुमटी।